भारतीय जनता पार्टी एक संगठन, ऐसा संगठन है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिस पार्टी के अंदर कभी कोई भेदभाव की राजनीति नहीं होती, हमेशा सर्व समाज के लिए कार्य होता है। जब भी जमीन से जुड़े हुए नेता आगे आते हैं तो उनको लोगों की दुख तकलीफ का भी पता होता है। तो जो हमें वोट 2014 में मिली थी, 2019 में हमें 3% बढ़कर वोट मिली है कि आज हर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठा है और इकट्ठे होकर भी वो कहां पर है वो सबने देखा है। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त हम घरौंदा विधानसभा में हैं और घरौंदा विधानसभा से वर्तमान विधायक हमारे साथ हरविंदर कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमने सोचा एक छोटा सा परिचय आपको देते चले। घरौंदा विधानसभा करनाल लोकसभा के अंतर्गत आता है और 1967 से लेकर अभी तक, पहला चुनाव 1967 में हुआ था और अभी तक 12 विधायक यहाँ से रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2014 तक ऐसे कोई भी विधायक नहीं बने जिन्होंने लगातार 2 बार विधायकी की सीट हासिल की हो। हमारे साथ हरविंदर कल्याण जी हैं जिन्होंने लगातार 2 बार ये सीटें हासिल की हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या 17 नंबर आपका लकी नंबर है? क्योंकि 2014 में 17,800 समथिंग वोटों से आपने नरेंद्र सांगवान को हराया था। 2019 में भी आपने लगभग 17,400 कुछ वोटों से अनिल राणा को हराया था, तो वो तो दूसरे नंबर पर थे। क्या 17 नंबर ऑन द लाइटर मोड आपका लकी नंबर है? ये तो मेरे लिए एक बिल्कुल नया विषय आया है और मैंने कभी इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं केवल काम पे ध्यान देता हूँ। लोगों का आशीर्वाद, प्यार मेरे साथ रहा और मुझे पार्टी संगठन ने मौका दिया और लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला और मुझे 2 बार लोगों की सेवा करने का मौका मिला। अच्छा, चर्चा ये है क्योंकि INLD से थे नरेंद्र सांगवान पिछली 2014 में, तो 2019 में जीत कर आए थे। ऐसा चर्चा है ऐसी कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है इस बार। देखिए, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। हर पार्टी अपने कैंडिडेट सिलेक्ट करती है। अब कौन पार्टी किस कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी वो उनका इंटरनल मामला होता है। अच्छा, एक और सवाल है सर, क्योंकि मैंने आपकी 5-6 विधानसभा में 5-6 गांवों को कवर किया। लोगों के जहन में बहुत सारी बातें थी। लोगों ने ये कहा कि 36 बिरादरियों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, सब आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं। फिर जब मैंने दावेदारी की बात की तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र सांगवान को भी 36 बिरादरियों का सपोर्ट है, समर्थन है, आपको भी है। अगर वो मैदान में उतरते तो आप इसे कितनी बड़ी चुनौती लेते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन, ऐसा संगठन है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 10 वर्षों में जितने भी निर्णय लिए गए वो देश की मजबूती के लिए, समाज की भलाई के लिए और विकास प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की रहती है। व्यवस्थाएं मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकताएं रहती हैं और मैं समझता हूं कि ये समाज, ये हमारा एक परिवार है और समाज में 36 बिरादरी मिलकर एक समाज बनता है और जब भी कोई व्यवस्था सुधार की बात आती है, विकास की बात आती है या देश की मजबूती की बात आती है तो मैं समझता हूं कि हमारा ये जो समाज रूपी परिवार है, इस पूरे परिवार को लाभ मिलता है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि पूरे समाज से हमेशा आशीर्वाद भी मिला है, प्यार भी मिला है और मैं एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी के अंदर कभी कोई भेदभाव की राजनीति नहीं होती, हमेशा सर्व समाज के लिए कार्य होता है। और मैं अगर हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो मनोहर लाल जी 9.5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। इतनी व्यवस्थाओं को उन्होंने पारदर्शी बनाया है और किस प्रकार से समान रूप से एक विकास पूरे हरियाणा प्रदेश में किया। और अगर मैं कहूं कि गुड गवर्नेंस के नाते उन्होंने ऑनलाइन को जो बढ़ावा दिया है, आज इसका लाभ पूरे समाज को मिल रहा है और साथ ही साथ पूरे समाज में योग्य बच्चों को आगे लाने का जो एक कार्य हुआ है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और मैं समझता हूं कि आज योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलना, योग्यता को बढ़ावा मिलना, ये अपने आप में एक ऐसा बड़ा विषय, चुनौतीपूर्ण विषय था जिसको आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसी प्रकार से आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी, वो भी उन सभी कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जमीन से जुड़े हमारे नेता हैं और मैं समझता हूं कि जब भी जमीन से जुड़े हुए नेता आगे आते हैं तो उनको लोगों की दुख तकलीफ का भी पता होता है। उसका समाधान जब वो सत्ता में होते हैं तो वो सरकारी व्यवस्था
समाधान के लिए इस्तेमाल करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में होता है। नरेंद्र मोदी जी जो आज पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तीसरी बार जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक वो क्षण था जब तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री ने शपथ ली हो। और निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को मजबूत किया है, जिस प्रकार से हमारी प्राचीन संस्कृति को बहाल करने का काम किया है, किस प्रकार से ऐसे ऐसे मुद्दे, धारा 370 जैसे मुद्दों को खत्म करने का काम किया है, जिससे कि हमारे देश की मजबूती और बढ़ी है। और मैं समझता हूं कि हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। और मैं समझता हूं कि ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता होना मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। चुनाव आते रहते हैं, चुनाव हमारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमें काम करना है, चाहे वो चुनाव के समय है, चाहे वो चुनाव के अलावा सरकार के माध्यम से लोगों के लिए कार्य करना है। हमारी प्राथमिकता केवल समाज की सेवा और व्यवस्था सुधार और विकास, ये हमारी प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, लोकसभा चुनाव को अगर देखें उसी दृष्टिकोण से विधानसभा चुनाव को अगर देखें, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसे कुछ नतीजे देखने को मिल सकते हैं? कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर निश्चित रूप से हम 5 सीटें जीते हैं और कुछ सीट हमारी बहुत कम मार्जिन से हमने वो सीटें गंवाई हैं। और मैं खास तौर पर ये कहना चाहूंगा कि ये भी एक इतिहास है कि 10 वर्षों तक सरकार होने के बाद 5 सीट पार्लियामेंट के अंदर आना और कुछ सीट बहुत कम मार्जिन से रह जाना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि लोगों ने 10 साल की सरकार के बाद भी ये मैंडेट दिया है। क्योंकि हमने तो ये भी देखा है कि जो सरकारें 5 साल तक अतीत में रही हैं, 5 साल के बाद उनका ग्राफ कितना नीचे जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वोट प्रतिशत हमेशा कायम रहा है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो हमें वोट 2014 में मिली थी, 2019 में हमें 3% बढ़कर वोट मिली है। निश्चित रूप से 2024 में जिस प्रकार से समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, 2024 में वो वोट प्रतिशत हमारा और बढ़ने वाला है। और दूसरी ओर आज विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष आज सारा का सारा विपक्ष, चाहे वो कोई भी दल, कोई विचारधारा, किसी भी प्रकार से कभी वो इकट्ठे नहीं रहे, पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज सारा विपक्ष एकजुट है। ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती, भारतीय जनता पार्टी की लोगों के अंदर स्वीकार्यता और भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती से लोगों का काम करते हुए, लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करते हुए आगे बढ़ रही है, ये अपने आप में एक प्रमाण है कि आज हर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठा है। और इकट्ठे होकर भी वो कहां पर है, वो सबने देखा है। नहीं, क्योंकि आपने विपक्ष की बात की तो हाल ही में विपक्ष का एक बयान सामने आया। विपक्ष कह रहा है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव में हाफ तो विधानसभा में साफ। देखिए, विपक्ष कुछ भी कह सकता है। विपक्ष के बारे में इतना जरूर मैं कहूंगा कि विपक्ष ने कभी भी कोई जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई है। उन्होंने हमेशा लोगों को बहकाने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया। यहाँ तक कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यवस्थाओं को ठीक किया गया और वो व्यवस्था परिवर्तन के कारण अगर लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ हुई तो उसमें भी समाज को भड़काने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष की पार्टियों ने हमेशा किया है। इनके बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो ये लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, इस लोकसभा चुनाव के अंदर इतनी निचले स्तर पर विपक्ष को हमने देखा है कि मैं समझता हूं कि इनको तो राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को खराब करने तक का काम कर सकता है, मैं समझता हूं वो कभी समाज का भला नहीं कर सकता। और हमने ये देखा है कि आज गरीब तबके को किस तरीके से विपक्ष ने बहकाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से एक शगुफा इस प्रकार से छोड़ दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट बड़ा आता है तो कहीं ना कहीं संविधान बदल जाएगा, गरीब आदमी का आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसा डर गरीब आदमी के दिमाग में उन्होंने बिठा दिया केवल वोट हासिल करने के लिए। और आज हमने कितनी जगह ये देखा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घरों में आज लोग उस फॉर्म को लेकर जा रहे हैं जो लोकसभा के चुनाव में इन्होंने फॉर्म दिया कि चुनाव के बाद 8500 रुपया हर माह खटाखट उनके खातों में आएगा, जो कि इतना बड़ा झूठ है कि अगर 8500 रुपया प्रति माह जिनको देने की इन्होंने बात की है,
ये एक इतना बड़ा एक जो फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन इसकी है, अगर वो इसकी कैलकुलेशन करें तो इतना तो बजट ही नहीं है जितना ये देने की बात कर रहे हैं। तो विपक्ष की किसी की बात के ऊपर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। लोग ये समझ चुके हैं कि विपक्ष केवल कोरा झूठ बोलने का काम करता है। जिस कृषि कानून के ऊपर खुद कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए की सरकार ने 10 सालों तक काम किया, जब वो लागू हुआ तो उसके ऊपर किसानों को भड़का दिया। जिस ये जो ओपीएस की बात ये करते हैं, जो पुरानी पेंशन स्कीम जो है, इसको खुद रद्द करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। आज उसी मुद्दे के ऊपर ये कर्मचारियों को भड़काने का काम करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि विपक्ष को केवल सत्ता की जरूरत है और सत्ता पाने के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल राष्ट्र और समाज के लिए काम करती है, करती रहेगी। वो 2-4 सीट कम ज्यादा हो जाए, मैं समझता हूं कि अगला चुनाव 2024 का हमारे विधानसभा का हमारे सामने है। निश्चित रूप से जितना झूठ विपक्ष ने बोला है इस चुनाव के अंदर, वो लोगों के सामने आ चुका है और ये सारी बातें लोगों के जहन में है। 2024 में हरियाणा प्रदेश में दोबारा पूरे मैंडेट के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी और जितने विषयों को आगे लेकर बढ़े हैं, जितने जनहित के कार्यों को पिछले 10 वर्षों में जो किया गया है, उन सभी को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने मैदान में दावेदारी ठोक रहे हैं सीएम के लिए दीपेंद्र हुड्डा। क्या लगता है विधानसभा में कितनी सीटें उन्हें हासिल होंगी? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने पर चले जाएं, कभी भी कांग्रेस की चर्चा होगी तो हर व्यक्ति ये कहता है कि बापू बेटे की पार्टी है। खुद उनकी पार्टी के अंदर के लोग ये बात बोलते हैं, खुद उनकी पार्टी के सीनियर लोग इस बात को कहते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने कांग्रेस पार्टी की जो सांसद है और वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, मैंने उनका भी बयान टेलीविजन के ऊपर देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी पता नहीं किस दिशा में जा रही है। उन्होंने खुद कांग्रेस की नीतियों के ऊपर, कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बापू बेटे के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैं समझता हूं कि जब खुद कांग्रेस के लोग अपनी ही पार्टी के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि 2024 का अक्टूबर के अंदर जो चुनाव होगा हरियाणा प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने वाली है। किरण चौधरी ने फिलहाल बीजेपी जब ज्वाइन कर रही थी तो उन्होंने एक आरोप लगाया था कि खत्म करने की कोशिश की, साजिश है। एक शब्द उन्होंने कहा कि इस पार्टी में एक जागीर है कुछ लोगों की, और वो जागीर जो है वही लोग इस पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जब ये सारे सवाल खुद समय समय पर उठ रहे हैं, हाँ। तो लोग बहुत जागरूक हैं। लोग, हरियाणा प्रदेश के लोग बहुत जागरूक हैं, समझदार हैं और राजनीतिक रूप से वो हर बयान का मतलब भी समझते हैं और उनको पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आई तो वापस वही एक परिवार की सत्ता, वही सिस्टम को खराब करना। अगर हम 2014 की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, तो कितने कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग थे, हर विषय उलझा हुआ था। भर्तियों की क्या हालत थी, पैसों से नौकरियां बिकती थी, सिफारिशों से नौकरियां मिला करती थी, गेस्ट टीचर्स का विषय, अन्य विषय सारे कोर्ट के अंदर उलझे हुए थे। एक एक करके सभी विषयों को सुलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग उस समय में सत्ता को भोगा करते थे, ये हरियाणा प्रदेश की जनता को आज भी याद है। और हरियाणा प्रदेश की जनता इतनी जागरूक है कि वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी समाज और प्रदेश को किस दिशा में आगे बढ़ा रही है, लोक हित में किस प्रकार के फैसले कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अतीत में किस प्रकार के काम किए, किस प्रकार से लोगों का शोषण किया, वोट लिया और अपने परिवारों को मजबूत करने का काम किया। अब भी जब ये लोगों को बहका कर सत्ता की तरफ बढ़ने की बात करते हैं तो लोग तुरंत सावधान हो जाते हैं और वो याद करते हैं 2014 से पहले का समय कि क्या वो समय था, कैसे सत्ता को भोगा जाया करता था। इसलिए मैं तो बार बार यही कहूंगा और लोग भी बार बार यही कह रहे हैं कि प्रदेश की भलाई भी इसी में है, समाज की भलाई भी इसी में है कि 2014 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नायब जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी, गरीब की सरकार, 36 बरादरी की सरकार और सर्व समाज की सरकार। और अगर मैं समाज की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की जो समाज को लेकर कल्पना है, हमने हरियाणा प्रदेश में भेदभाव की राजनीति देखी, हमने हरियाणा प्रदेश में जातिवाद की राजनीति देखी,
हमने हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से जो राजनीति के एक मायने उनके समय में हुआ करते थे वो भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं। समाज की कल्पना भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि बिरादरी अगर है तो चार है, एक महिला वर्ग, महिलाओं की बिरादरी, एक युवाओं की बिरादरी, एक किसान की बिरादरी और एक गरीब आदमी की बिरादरी। और सरकार अगर काम करेगी तो इन चार बिरादरियों के लिए काम करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। एक अंत में एक और सवाल महत्वपूर्ण है घरौंदा विधानसभा के लोगों के लिए। 2014-2019 में जो मुद्दे थे उन मुद्दों के मद्देनजर तीसरी बार घरौंदा विधानसभा के लोग किन मुद्दों पर आपको चुनने जा रही है? देखिए 2024 का चुनाव नजदीक है। मैं भविष्य की बात ना करते हुए मैं बात करना चाहूंगा कि 2014 में जब हमें ये जिम्मेवारी मिली, हमारी सरकार बनी और मुझे घरौंडा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो जो लोगों की कल्पना थी, जो इलाके का विकास की कल्पना थी, अन्य इस प्रकार की जो पुराने मुद्दे थे, जो पुरानी समस्याएं थी, वो सारी जो लोगों की समस्याएं थी उसको हमने अपना एजेंडा बनाया, हमने उसको अपना सिलेबस बनाया और हमने उस सिलेबस के ऊपर काम किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि घरौंडा विधानसभा पिछले 9.5 वर्षों में काफी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा है। अगर मैं बात करूं, घरौंडा के अंदर हमने सब डिवीजन बनाने का काम किया, हमने घरौंडा के अंदर बस अड्डा बनाने का काम किया, हमने घरौंडा के अंदर लड़कियों का कॉलेज, ITI का निर्माण वो हमने करने का काम किया, हमने घरौंडा के अंदर जो एक डबल शिफ्ट में स्कूल चला करता था, हमारी बेटियां अंधेरे में घर जाया करती थी, हमने एक भव्य स्कूल वहां पर बनाने का काम किया। हमने घरौंडा शहर की हमने कितनी कॉलोनी उनको अप्रूव कराकर उनका विकास कराने का काम किया। हमने घरौंडा को जो लाइन पार के हमारे 15 से 20 गांव हैं जिनका रास्ता ही शहर के साथ जुड़ने का रास्ता ही नहीं था, हमने रेलवे से जमीन लेकर वो 50 साल पुरानी समस्या का हल करके आज उस रेलवे की जमीन पर हमने रास्ता बनाने का काम किया और लोगों को एक कनेक्टिविटी हमने देने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार में जो पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन थी, वो पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन को भिवानी में शिफ्ट कर दिया गया था, हमने उसको वापस घरौंडा के अंदर स्थापित करने का काम किया। घरौंडा के अंदर हमने आज मेडिकल यूनिवर्सिटी वो निर्माणाधीन है, उसका कार्य चला हुआ है। NCC एकेडमी का निर्माण कार्य चला हुआ है, वो कोविड काल के अंदर वो काम रुका और आज वो कोर्ट के अंदर उसका स्टे होने के कारण वो काम रुका हुआ है, पर निश्चित रूप से जब वो NCC एकेडमी बनेगी तो वो पूरे भारत की तीसरी NCC एकेडमी होगी। इसी प्रकार से जो हमारे घरौंडा हल्के के अंदर कुटेल में मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, वो भी एक बहुत बड़ी सौगात हमें हमारे पूरे क्षेत्र को, पूरे उत्तर हरियाणा को मिली है। और जब ये कुटेल की मेडिकल यूनिवर्सिटी जब ये पूरी बनकर तैयार हो जाएगी, अगले वर्षों में जब ये फंक्शनल हो जाएगी, तो एक बहुत बड़े संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और स्वास्थ्य की सेवाएं भी लोगों को मिलेगी। और तरक्की कहाँ से शुरू होती है? जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। हमने पिछले 9.5 सालों के अंदर अगर 2014 से पहले की घरौंडा की तस्वीर को याद करें, लोगों को अगर हम वो याद कराएं और उन लोगों को भी याद कराएं जो 10-10 साल सरकार के अंदर रहे, तो लोगों को याद होगा कि 20-20 साल तक सड़कों के ऊपर टांकी नहीं लगती थी और कितनी सड़कें थी जो 9-9 फुट की सड़कें थी। आज हमने उन सभी सड़कों का हमने वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग की, उनको चौड़ा करने का काम किया। हमने 70 नई सड़कों का निर्माण किया, हमने लगभग 30 नए पुलों का निर्माण किया। आज घरौंडा विधानसभा के अंदर से जो ये रिंग रोड का निर्माण कार्य चला हुआ है, इस रिंग रोड का 70% एरिया घरौंडा विधानसभा में पड़ता है। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी को टच करके ये जब रिंग रोड पूरी तैयार हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा पूरा का पूरा इलाका ये तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और मैं इतना भी बताना चाहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अपने इलाके का मजबूत किया, 2014 से पहले कितनी इंडस्ट्री थी हमारे एरिया में और 2014 के बाद कितनी इंडस्ट्री हमारे एरिया में आई है, अगर इसको देखें तो ये रोजगार का साधन हमने अपने एरिया के लोगों के लिए किया है। हमारी जमुना बेल्ट और हमारे पूरे किसान जिनके लिए गन्ने के लिए जो गन्ना किसान हमारा होता था, हमारी शुगर मिल 20 साल से कंडम थी। ये अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं। ये पुराने मुख्यमंत्री रहे, ये कांग्रेस पार्टी के नेता, ये अन्य दलों के नेता, ये बड़े बड़े भाषण देते हैं, ये कहते हैं कि हमारे से बड़ा किसान नेता कोई नहीं है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि उनकी सरकार 10-10 साल रही, करनाल के अंदर 20 साल से कंडम शुगर मिल थी,
अगर वो किसानों के इतने हितैषी थे तो उनको वो कंडम शुगर मिल आज तक क्यों दिखाई नहीं दी? उस कंडम शुगर मिल को नया बनाने का काम अगर किसी ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मनोहर लाल जी ने करने का काम किया। उसका 85% किसान घरौंडा विधानसभा का किसान है। आज उन किसानों को कितनी सुविधा मिली है। इसी प्रकार से अगर हम मंडियों की बात करें, और आज कितनी फसलें आज एमएसपी के ऊपर बिकती हैं। जब हमारी सरकार बनी, हमें याद है, केवल 2 फसलें एमएसपी पे बिका करती थी। आज 14 फसलें एमएसपी पे बिकती है। आज पंजाब में किसकी सरकार है, देखो वहां के क्या हालात है। आज जो दूसरी सरकारें इनकी पिछले समय में थी, जिन जिन राज्यों में थी, कहाँ एमएसपी के ऊपर फसलें बिकती थी। आज हरियाणा प्रदेश में 14 फसलें एमएसपी के ऊपर बिकती है। डायरेक्ट खातों में किसानों के पैसा जाता है। ये सब अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा, विपक्ष को बोलने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव में जाती है तो सत्ता मिलने के बाद समाज का काम करती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल अगर चुनाव में जाते हैं, लोगों के बीच में सत्ता मांगने के लिए जाते हैं, तो अपने परिवार के लिए सत्ता मांगने के लिए जाते हैं। दोनों का अंतर बहुत स्पष्ट है और मैं तो कहूंगा कि लोग हर बात को पूरे तरीके से समझते हैं और जागरूक हैं। तो इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा खेला होगा। देखिए, 2024 के विधानसभा चुनाव में मैं नहीं जानता कि आप इस खेले को किस तरीके से बोलते हैं, पर मैं तो इतना ही कहूंगा कि पहले से ज्यादा बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। ये जरूर एक मैं भविष्यवाणी आज कर रहा हूं, जो आने वाले समय में सबके सामने होगी। जी, तो विधायक जी की भविष्यवाणी के साथ साथ हम इस चर्चा को यहाँ पे खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।